हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। ठीक है, 2 अगस्त 2025 के न्यूज़पेपर में जो भी रही महत्वपूर्ण खबरें उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ देखा जाए तो इस वीडियो में दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज़, पीआईबी, एएनआई के महत्वपूर्ण खबरों को समाहित किया जाता है। और ये वीडियो देखा जाए तो प्रतिदिन आप इसको एज अ रिवीजन लेना चाहे रिवीजन लीजिए। ये आपका समय बचाने का ही एक वीडियो है। जो न्यूज़पेपर पे आप समय देते हैं, आपको वहाँ खबरें इंपॉर्टेंट नहीं मिलती हैं, तो हम लोग जो भी न्यूज़पेपर है उनमें से जो इंपॉर्टेंट खबर है उनको छाट के लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आसानी से चीज़ें भी आप समझ जाएं, मैं आपको समझा सकूं। कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसकी क्लास पीडीएफ, पीपीटी और देखा जाए तो जो टेस्ट इत्यादि है उनको प्राप्त करने के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा होगा, ठीक है, वहां से जाके आप हमारा अगस्त महीने का पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारे सीधे सीधे वेबसाइट पर जाएं और वेबसाइट पर या ऐप पर एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे तो वीडियो लेक्चर के सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको अगस्त 2025 का पैकेज दिख जाएगा। जो पैकेज मात्र 25 रुपये वहां पर शो कर रहा होगा। और कॉइन अगर आपके वॉलेट में होगा, कुछ कॉइन आप लगाते हैं, जैसे हमारी जो किताब आप घटना चक्र से किताब खरीदते हैं, आगे क्यूआर कोड लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि स्कैन करें और कॉइन पाएं। उसी कॉइन को अप्लाई करना है। यहाँ पर कॉइन को अप्लाई कर दीजिएगा, 18 रुपये 75 पैसे में आप एनरोल हो जाएंगे और पूरे महीने के लिए आप एनरोल है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप एक बार एनरोल होते हैं किसी भी पैकेज में, किसी भी कोर्स में, घटना चक्र की कोई भी पैकेज आप परचेज करते हैं, उसकी वैलिडिटी 1 साल तक होती है। जब आपने परचेज किया है उससे अगले 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जुड़ सकते हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास आपकी बीपीएससी और यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खबर पे चर्चा करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज देखा जाए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। किसी ना किसी एक टॉपिक से परीक्षा में सवाल आना संभावी है। ठीक है, यहां देखा जाए तो आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के 15वें कॉप 2025 इसके आयोजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उनको हम देखते हुए चलेंगे। तो आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन, जिसको आप कॉप के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं, तो कॉप 15 की बैठक देखा जाए तो 31 जुलाई 2025 को जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में संपन्न हुआ। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछे कि जो रामसर कन्वेंशन है ना, इसके पक्षकारों का, यानी कि रामसर कन्वेंशन कॉप 15 का आयोजन कहां पर किया गया 2025, तो इसका आयोजन हुआ था जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे में ये कब समाप्त हुआ? 31 जुलाई 2025 को समाप्त हुआ था। यहां पर देखा जाए तो आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के 15वें सीओपी का विषय क्या था, इसका कॉप का विषय क्या था? तो हमारा साझा भविष्य। ठीक है, हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। ठीक, हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण इसका केंद्रीय विषय था। ठीक है, चलिए आगे देखें। कॉप में आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर भारत के एक प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया। यहां भारत के द्वारा देखा जाए जैसे मिशन लाइफ था ना, उसी प्रकार से कुछ उसी प्रकार से जो आर्द्र भूमि है ना, उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने पर एक प्रस्ताव भारत के द्वारा रखा गया था। उस प्रस्ताव को भी यहाँ पर अपनाया गया। आगे देखें, इस प्रस्ताव में सार्वजनिक और निजी जीवन को बढ़ावा देने, सभी स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देने, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता बढ़ाने की पहल सहित अनुकूल पारिस्थितिकी बनाने का आह्वान भी किया गया। यहां पर देखा जाए तो भारत के प्रतिनिधिमंडल, भाई कॉप हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है, तो वहां पर जो पक्षकार हैं, तो पक्षकार तो जाएंगे ही जाएंगे। भारत भी जो रामसर सम्मेलन है हस्ताक्षर करता है, तो भारत के पक्षकार, भारत के प्रतिनिधि भी वहां पर सम्मिलित होंगे। तो भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पर देखा जाए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर चर्चा करें तो 15वें कॉप की मेजबानी जिम्बाब्वे सरकार के द्वारा की गई थी। और ये कॉप कब से कब तक आयोजित हुआ था? तो 23 से लेकर 31 जुलाई 2025 के बीच इसका आयोजन किया गया था। आगे हम चर्चा करें तो आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 14वां कॉप जो था, ठीक है, ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो 14वां जो कॉप था ये 5 से 13 नवंबर 2022 के बीच चीन के वुहान में आयोजित हुआ था। और ये हर 3 साल पे आयोजित किया जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो रामसर कन्वेंशन पर कॉप है ना, इसका आयोजन हर 3 साल पे होता है। चलिए अगली खबर देखें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित।
नितिन गडकरी को देखा जाए तो 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहां पर पॉइंट देखें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को 1 अगस्त 2025 को पुणे में आयोजित एक समारोह में 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सवाल पूछा जा चुका है पहले भी पीवाईक्यू में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से, इस बार फिर पूछा जा सकता है कि किस राजनेता को प्रदान किया गया, तो नितिन गडकरी को प्रदान किया गया है। देखा जाए तो राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट, ठीक है, लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है हर साल। चलिए आगे देखें, एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 के लोगो और शुभंकर का अनावरण। यहां पर देखा जाए इसके लोगो का और शुभंकर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, तो नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। और यहां पर देखें तो एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 जो है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, इसका आयोजन राजगीर बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, कहां पर, राजगीर बिहार में। अब पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट देखें तो नीतीश कुमार ने एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है। प्रतियोगिता के शुभंकर क्या है, जो प्रतियोगिता का शुभंकर है ना, शुभंकर का नाम है अशोक। क्या नाम है, अशोक नाम है। और ये है वो अशोक। अशोक ये बेसिकली है क्या, ये एक खरगोश है। क्या है, ये एक खरगोश है। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है अशोक। ठीक, यहां पर देखा जाए अशोक को एक तेज, सतर्क और फुर्तीले खरगोश के रूप में दर्शाया गया है लोगों में। आगे देखें, यह प्रतियोगिता पहली बार बिहार के राजगीर में आयोजित की जा रही है। पहली बार है कि बिहार में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, देखा जाए तो इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये 9 से 10 अगस्त 2025 को राजगीर स्थित राज्य खेल एकेडमी बिहार खेल विश्वविद्यालय में का जो परिसर है बिहार खेल विश्वविद्यालय का, वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 9 देशों की 16 टीमें हिस्सा लेंगी। 9 देश की 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 8 पुरुष टीम 8 महिला टीमें होंगी। चलिए आगे देखें, जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार के बारे में चर्चा करें। जो जीडी बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार है, जीडी बिरला पुरस्कार से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पीवाईक्यू आए हुए हैं, भविष्य में फिर पूछे जाएंगे। यहां पर देखा जाए तो अदिति सेन डे के बारे में, ठीक है, और सुबी जैकब जो है इनको बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आइए पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में देश के प्रतिष्ठित जो जीडी बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान पुरस्कार, ये 1 अगस्त 2025 को बिरला हाउस में प्रदान किया गया। वर्ष 2023 के लिए यह सम्मान किसे दिया गया है, तो 2023 के लिए अदिति सेन डे को दिया गया है। जबकि 2024 के लिए किसे दिया गया है, तो प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को दिया गया है। ठीक है, अदिति सेन डे और सुबी जैकब जॉर्ज को प्रदान किया गया 2024 के लिए। चलिए आगे देखें, जो प्रोफेसर अदिति सेन डे है ना, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रयागराज स्थित हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर के तौर पर तैनात है। ठीक है, आगे देखें, प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को सुप्रामो लेक्यूर केमिस्ट्री में नवीन शोध के लिए सम्मानित किया गया है। वह बेंगलुरु स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में कार्यरत है। ठीक है, तो दोनों लोगों के बारे में जान लिया। और यहां पर ये जाने रहना कि 2023 के लिए किसको दिया गया, 2024 के लिए किसको दिया गया। 23 के लिए अदिति सेन डे को, 24 के लिए सुबी जैकब जॉर्ज को। चलिए आगे देखें, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल के बारे में चर्चा कर लें तो आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा ने 1 अगस्त को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, यहां पर देखें तो सोनाली मिश्रा ने 1 अगस्त को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार संभाला है। देखा जाए तो वह इस पद पर 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगी। कब तक रहेंगी, 31 अक्टूबर 2026 तक रहेंगी। भारतीय रेलवे के 143 वर्षों के इतिहास में वह पहली महिला अधिकारी है जो इस पद पर पहुंची है। ठीक है, अगली खबर देखें तो वाइस एडमिरल संजय नौसेना के उप प्रमुख। चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर चर्चा करें तो हेडिंग के मतलब हेडिंग तो आपने देख लिया कि जो वाइस एडमिरल संजय है ये नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। अब आते हैं पॉइंट पर। तो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, इनका पूरा नाम क्या है, संजय वात्स्यायन इनका पूरा नाम है। 1 अगस्त 2025 को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए वे 47वें नौसेना उप प्रमुख बने हैं। उन्होंने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है, कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है। और क्रम के अनुसार देखा जाए तो 47वें नौसेना उप प्रमुख हैं ये। ठीक है, 47वें नौसेना उप प्रमुख हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया, कृष्णा स्वामीनाथन का स्थान लिया है। कौन बने हैं, संजय वात्स्यायन। चलिए
अगली खबर देखें तो बाल साहित्यकार एलन ऑलबर्ग का निधन हो गया है। बाल साहित्यकार है एलन ऑलबर्ग, इनका निधन हो गया है, ब्रिटिश लेखक थे। चर्चा करें पॉइंट पर तो प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक एलन ऑलबर्ग का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बच्चों के लिए ईट पिच पेयर पाल्म और द जॉली पोस्टमैन समेत 150 से अधिक किताबें लिखी हैं। ठीक है, ये बाल साहित्य है, सारी बाल साहित्य ही हैं, बाल साहित्यकार थे, तो इनका नाम याद रख सकते हैं। एलन ऑलबर्ग का निधन हो गया। ठीक है, कहाँ के थे? ये ब्रिटेन के थे। चलिए आगे देखें, सबसे इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में अवश्याम भी है कि यहां से पूछा ही जाए। चलिए देखते हैं, 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इनकी घोषणा की गई है। आइए देखें, यहाँ पर पॉइंट पे चर्चा करें तो 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड का शुक्रवार को ऐलान कर दिया गया, यानी कि 1 अगस्त को घोषणा की गई। यहां देखें तो दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में जूरी चेयरमैन और मशहूर फिल्म निर्माता आशुतोष गवेरकर ने इसकी घोषणा की। यह अवार्ड 2023 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए प्रदान किया गया, यानी जो भी फिल्में 2023 में रिलीज हुई थी ना, उन फिल्मों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यहां देखा जाए तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है और विक्रांत मैसी को मिला है। देखा जाए तो शाहरुख खान को उनकी फिल्म है जवान के लिए, तथा विक्रांत मैसी को देखा जाए तो 12th फेल के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखें, फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? रानी मुखर्जी को मिला है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह हो जाता है कि शाहरुख खान, विक्रांत मैसी और रानी मुखर्जी तीनों को पहली बार नेशनल अवार्ड मिला है। ठीक है, तीनों लोगों को पहली बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखें, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी रही? 12th फेल जो थी वो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी रही? सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म जो रही, पॉपुलर फिल्म, बेस्ट पॉपुलर फिल्म, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी रही? कटहल, अ जैक फ्रूट मिस्ट्री। ठीक है, कटहल अ जैक फ्रूट मिस्ट्री, ये सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म रही। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म कौन सी रही? नाल 2। ठीक है, आगे देखें, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन? सुदीप्तो सेन, जिन्होंने केरला स्टोरी बनाई थी ना, केरला स्टोरी के जो डायरेक्टर, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं पर देखें तो सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है वैभवी मर्चेंट को। ठीक है, वैभवी मर्चेंट को देखा जाए तो प्रदान किया गया सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का अवार्ड। चलिए आगे देखते हैं, 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास। ये जो 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास है, इसके बारे में चर्चा कर लें। यहाँ से संबंधित सवाल एग्जाम में आ सकता है, संभावित है पूछ लिया जाए, क्योंकि अभ्यास से सवाल तो पूछे ही गए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, देखा जाए तो भारत और सिंगापुर के बीच 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास जोधपुर में शुरू हुआ, जो 4 अगस्त 2025 तक चलेगा। यहाँ बात कर लें तो इसमें सिंगापुर की 42वीं आर्म्ड रेजिमेंट और भारत के मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट ने हिस्सा ले किया। ठीक है, यहाँ पर जो सिंगापुर है और भारत है उसके बीच में आयोजित किया जाता है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास। देखा जाए तो अभ्यास में टेबल टॉप और कंप्यूटर आधारित युद्ध अभ्यास शामिल है और इसका समापन एक सैन्य उपकरण प्रदर्शनी के साथ होगा। सैन्य उपकरण प्रदर्शनी होगी, उसी के साथ इसका समापन हो जाएगा 4 अगस्त को। देखा जाए तो इसका उद्देश्य संयुक्त युद्ध तैयारी को बढ़ावा देना और रक्षा सहयोग को और मजबूत करना है भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, तो इसी वजह से जो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया। चलिए आगे देखें, अंतिम खबर देखें आज की इंपॉर्टेंट क्या है न्यूज़पेपर से। तो आज के न्यूज़पेपर से एक अंतिम इंपॉर्टेंट खबर यह है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक मिल गए हैं। ठीक है, न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। चर्चा कर ले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक है ए राजराजन। ठीक है, ए राजराजन 1 अगस्त को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक का पदभार इन्होंने संभाला है। उन्होंने डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर का स्थान लिया है। किसके स्थान पर बने हैं? तो एस उन्नीकृष्णन नायर 31 जुलाई 2025 को रिटायर हो गए और उन्हीं के स्थान पर देखा जाए तो राजराजन जो हैं ये बने हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक। ठीक है, यहां बात कर ले, इससे पहले राजराजन श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में भी कार्यरत थे। उन्होंने लगभग 4 दशक के अपने करियर में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में कई नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई हैं और प्रक्षेपण यान व अंतरिक्ष यान की प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलिए आज के जो स्लाइड है उन्हीं स्लाइडों पर आधारित
कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ये प्रश्न यहाँ पर इसी उम्मीद से लगाए जाते हैं कि आप इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट में जरूर देंगे। चलिए बात करें यहाँ पर। प्रश्न संख्या 1 है कि हाल ही में आयोजित रामसर कन्वेंशन के 15वें पक्षकार सम्मेलन यानी कि COP15 का विषय क्या था, थीम क्या था? जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता। दूसरा है सतत आर्द्र भूमियों के लिए वैश्विक साझेदारी। तीसरा है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। या चौथा ऑप्शन या डी ऑप्शन कह रहा है आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? अर्चना सुंदरम, ठीक है, अर्चना रामसुंदरम, या रश्मि शुक्ला, सोनाली मिश्रा, या रेणुका मिश्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जवान, 12 फेल, या कटहल अ जैकफ्रूट मिस्ट्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भूटान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, या वियतनाम के बीच। और अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? एस उन्नीकृष्ण नायर, ए राजराजन, वी रंगराजन, एन नारायणन। ठीक है, तो आप बताइएगा इन 5 प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा, फीडबैक भी आप लोग लिख सकते हैं, आपके कोई सवाल हो तो आप सवाल भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, और कल आएगा बिहार स्पेशल का वीडियो। कल जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सूचना है कि कल बिहार स्पेशल का वीडियो सुबह 11 बजे अपलोड हो जाएगा। आप उस वीडियो को देखिए, भरपूर प्यार दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे, ताकि आगे भी वैसे ही वीडियो आते रहे आपके बीच। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।